कभी सोचा है एक ऐसे देश के बारे में जिसकी दो राष्ट्राध्यक्ष हों और मजे की बात ये कि दोनों ही विदेशी। हाँ, ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना। बिल्कुल। पिरेनीज पहाड़ों की गोद में फ्रांस और स्पेन के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा देश है अंडोरा। और ये अपनी इसी तरह की कई अनोखी बातों के लिए जाना जाता है। जी। तो आज हम इसी दिलचस्प देश अंडोरा के बारे में जो जानकारी हमें मिली है उसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसके भूगोल, इतिहास, शासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर काफी कुछ बताते हैं। सही। तो हमारा मकसद बस यही है कि इस अनोखे माइक्रो स्टेट को समझें। ये है क्या, चलता कैसे है, इसमें खास क्या है और इसके बारे में जानना इतना दिलचस्प क्यों है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये है कहाँ, नक्शे पर अगर देखें। हाँ, जैसा आपने बताया, फ्रांस और स्पेन के बीच पिरेनीज पहाड़ों में बिल्कुल फंसा हुआ सा। और एरिया बहुत ही छोटा सुना है। बहुत छोटा, सिर्फ 468 वर्ग किलोमीटर। मतलब अंदाजा लगाइए दिल्ली के शायद किसी एक छोटे से हिस्से जितना। अरे वाह। और आबादी? आबादी भी काफी कम, लगभग 80,000 के आसपास। और एक और बात मैंने पढ़ी थी, इसकी राजधानी अंडोरा ला वेला, वो यूरोप की सबसे ऊंची राजधानी है। जी हाँ, बिल्कुल सही। समुद्र तल से करीब 1023 मीटर ऊपर। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गजब। और अगर यूरोप के दूसरे छोटे देशों से तुलना करें तो ये छठा सबसे छोटा देश है एरिया के हिसाब से। अच्छा। यहाँ की ऑफिशियल भाषा कैटलन है, जो स्पेन के कैटलोनिया वाली भाषा है। लेकिन क्योंकि फ्रांस और स्पेन पड़ोसी हैं तो फ्रेंच और स्पेनिश भी खूब चलती हैं। पुर्तगाली बोलने वाले भी काफी हैं वहाँ। और धर्म? धर्म ज्यादातर रोमन कैथोलिक है। ठीक है। अब आते हैं उस बात पर जो अंडोरा को शायद सबसे ज्यादा अनोखा बनाती है, इसका इतिहास और शासन। हाँ, वो सह रियासत वाला सिस्टम। सही। कहते हैं कि इसकी नींव तो 8वीं सदी में पड़ी थी, लेकिन जो आज का सिस्टम है उसकी जड़ें 1278 के एक समझौते में है। जी। तब से ये एक को प्रिंसिपैलिटी है। जी। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। इसके दो सा राजकुमार हैं। को प्रिंसेस। हाँ। एक तो है फ्रांस के राष्ट्रपति, जो भी उस समय हो। जी, वर्तमान राष्ट्रपति। और दूसरे हैं स्पेन के उर्जेल शहर के बिशप। बिल्कुल। मतलब कमाल है, एक देश का चुना हुआ राष्ट्रपति और एक धार्मिक नेता बिशप, दोनों मिलकर एक तीसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। ये व्यवस्था तो शायद दुनिया में कहीं और नहीं होगी। नहीं, ये बिल्कुल अनूठी है। और मजे की बात ये कि 1993 तक तो इनके पास अपना औपचारिक संविधान भी नहीं था। अच्छा, 1993 तक? हाँ, 1993 में संविधान अपनाया गया और इसे एक संसदीय सह रियासत गणराज्य का दर्जा मिला। मतलब कि को प्रिंसेस अब भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन पावर जो है वो प्रतीकात्मक ज्यादा है। तो असली पावर किसके पास है? असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के पास है। और वो संसद, जिसे जनरल काउंसिल कहते हैं, उसके प्रति जवाबदेह हैं। लेकिन ये सिस्टम मतलब प्रैक्टिकली कैसे काम करता होगा? सोचिए, फ्रांस के राष्ट्रपति, उनका अपना देश, अपनी व्यस्तता, फिर स्पेन के बिशप। क्या इससे कभी कोई दिक्कत नहीं आती या ये बस एक नाम की व्यवस्था है? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, रोजमर्रा के शासन में इनका सीधा दखल नहीं है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ही सब देखते हैं। इनकी भूमिका ज्यादातर औपचारिक है, जैसे किसी कानून पर फाइनल साइन करना या कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि को मंजूरी देना। लेकिन इस व्यवस्था का एक बड़ा कूटनीतिक फायदा रहा है। इसने अंडोरा को सदियों तक फ्रांस और स्पेन के बीच एक तरह का बफर जोन या संतुलन बनाए रखने में मदद की है। अच्छा, ये बात है। हाँ, ये दोनों बड़े पड़ोसी देश इसके संरक्षक जैसे हैं, पर अंडोरा अपनी आजादी बनाए रखता है। और शायद इसी अनोखी संरचना की वजह से ये संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, यूरोप काउंसिल का सदस्य है, लेकिन यूरोपियन यूनियन यानी ईयू का सदस्य नहीं बना है। हाँ, ये भी एक खास बात है। जी, ये इसे अपनी शर्तों पर यूरोप से जुड़ने की थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। समझ गए। तो ये अनोखी राजनीतिक स्थिरता इसे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी मदद करती होगी। अब अगर अर्थव्यवस्था पर आए तो इतना छोटा पहाड़ी देश चलता कैसे है? खेती तो ज्यादा नहीं होती होगी। बिल्कुल सही कहा। पहाड़ी इलाका है तो खेती तो ना के बराबर है। खाने पीने का लगभग सारा सामान और बाकी जरूरतें भी बाहर से ही आती हैं, मतलब इंपोर्ट होती हैं। तो फिर कमाई कहाँ से? कमाई का जो मेन इंजन है वो है टूरिज्म, पर्यटन। हमारे स्रोतों के हिसाब से तो देश की जीडीपी का लगभग 80% हिस्सा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टूरिज्म से ही आता है। 80%? ये तो बहुत ही ज्यादा निर्भरता हो गई। हाँ, बहुत ज्यादा।
इसके अलावा और क्या करते हैं लोग? वो देखिए, टूरिज्म के अलावा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का भी रोल रहा है हिस्टोरिकली। हालांकि अब वो टैक्स हेवन वाली बात थोड़ी कम हुई है, नियम सख्त हुए हैं। हाँ, वो सुना था मैंने। और हाँ, ड्यूटी फ्री शॉपिंग। अंडोरा लंबे टाइम से कम टैक्स और ड्यूटी फ्री सामान के लिए फेमस रहा है। सिगरेट, शराब, परफ्यूम, इन चीजों के लिए स्पेन और फ्रांस से बहुत लोग आते हैं। अच्छा, शॉपिंग डेस्टिनेशन भी है? बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात, ये ईयू का मेंबर नहीं है, फिर भी इनकी करेंसी यूरो है। अरे हाँ, ये कैसे? बस एक समझौता है, इससे ट्रेड और टूरिज्म दोनों में आसानी रहती है। ये तो स्मार्ट है। लेकिन टूरिज्म में ऐसा क्या खास है कि वो 80% इकोनॉमी चला रहा है? सिर्फ शॉपिंग तो नहीं हो सकती? नहीं, शॉपिंग तो एक हिस्सा है। असली आकर्षण तो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और एक्टिविटीज हैं। जैसे कि? सर्दियों में सोचिए, पूरा इलाका स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का हब बन जाता है। ग्रैंड विलीरा और वॉलनॉट जैसे बड़े-बड़े स्की रिजॉर्ट्स हैं। पूरे यूरोप से लोग आते हैं। ये पिरेनीज के बेस्ट स्की एरिया में गिने जाते हैं। अच्छा, विंटर स्पोर्ट्स। और गर्मियों में? गर्मियों में वही पहाड़ हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग के लिए खुल जाते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए तो जन्नत है। वहां की सबसे ऊंची चोटी है कोमा पेड्रोसा। वो ट्रैकर्स के बीच काफी फेमस है। फिर राजधानी अंडोरा ला वेला में एक बहुत बड़ा स्पा कॉम्प्लेक्स है, कैल्डिया स्पा। कहते हैं यूरोप का सबसे बड़ा पहाड़ी थर्मल स्पा है। तो वेलनेस टूरिज्म भी है। और इतिहास वगैरह में रुचि रखने वालों के लिए? उनके लिए भी है। देश भर में छोटे छोटे बहुत पुराने रोमानेस्क चर्च बिखरे हुए हैं, जैसे संत जॉन दे कैसलिस चर्च। ये 11वीं-12वीं सदी के बने हुए हैं। वाह! मतलब टूरिज्म काफी डाइवर्सिफाइड है। स्कीइंग, नेचर, स्पा, शॉपिंग, इतिहास, सब कुछ। जी हाँ, लेकिन फिर भी वो 80% वाला आंकड़ा थोड़ा डराता भी है। मतलब अगर किसी वजह से टूरिज्म कम हो जाए तो क्या इस पर वो लोग सोचते हैं? हाँ, बिल्कुल सोचते हैं। ये एक जानी मानी चुनौती है और जानकारी बताती है कि इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिशें चल रही हैं, जैसे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना या कुछ स्पेशल सर्विसेज शुरू करना। लेकिन अंडोरा का साइज और उसकी ज्योग्राफी ये चीजें ऑप्शंस थोड़े लिमिट कर देती हैं। टूरिज्म पे इतनी ज्यादा निर्भरता का मतलब है कि कोई भी बाहरी झटका, जैसे कोई आर्थिक मंदी आ गई या जैसे हमने हाल में कोरोना महामारी देखी, हाँ, उसका तो बहुत असर पड़ा होगा। बिल्कुल। तो ऐसी चीजों का असर बहुत गहरा पड़ता है। इसीलिए सस्टेनेबल और डाइवर्सिफाइड टूरिज्म मॉडल बनाना वहां के लिए बहुत जरूरी है, एक बड़ी प्राथमिकता है। सही बात है। अच्छा, अब जरा संस्कृति और लोगों के बारे में बात करते हैं। जब कोई देश दो बड़ी संस्कृतियों, मतलब फ्रांस और स्पेन के बीच ऐसे सैंडविच जैसा हो, तो उसकी अपनी पहचान कैसे बनती होगी? देखिए, अंडोरा की जो जड़ें हैं वो कैटलन संस्कृति में है, लेकिन उस पर फ्रेंच और स्पेनिश असर साफ दिखता है। भाषाओं में, खाने पीने में, रिवाजों में, हर जगह। तो एक मिक्स कल्चर है। हाँ, एक तरह का फ्यूजन कह सकते हैं। यहाँ के लोग आमतौर पर काफी शांतिप्रिय माने जाते हैं और पहाड़ों में रहते हैं, तो जाहिर है प्रकृति से गहरा जुड़ाव होता है। पारंपरिक लोक संगीत है, उनके अपने डांस हैं, जैसे सरदाना एक डांस है। त्योहार हैं जो स्थानीय संस्कृति का हिस्सा है। और लाइफस्टाइल कैसी है वहाँ? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी क्या कुछ खास है? एक आंकड़ा है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, वो है वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जीवन प्रत्याशा। अच्छा, कितनी है? स्रोत बताते हैं कि ये औसतन 83 साल के आसपास है। 83 साल? ये तो बहुत ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक होगी शायद। जी हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अच्छा जीवन स्तर, शायद तनाव कम हो, प्रकृति के करीब रहते हैं लोग, और जाहिर है अच्छी हेल्थ केयर। वहाँ की हेल्थ सर्विस काफी मॉडर्न है और सरकार की तरफ से सपोर्टेड है। वाकई 83 साल प्रभावशाली है। अच्छा, और शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई? एजुकेशन सिस्टम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहाँ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के पास ऑप्शन होता है कि वो 3 सिस्टम में से कौन सा चुनना चाहते हैं, एंडोरन सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम या स्पेनिश सिस्टम। तीनों ऑप्शन? हाँ, तीनों। ये देश की जो त्रिभाषी और मिलीजुली संस्कृति है उसी को दिखाता है, और इससे ये भी पक्का होता है कि लोग पड़ोसी देशों से आसानी से जुड़ सकें। काफी प्रैक्टिकल अप्रोच है। जी। चलिए, कुछ और अनोखी या कम सुनी हुई बातें जो हमें मिली। एक तो मुझे याद है कि अंडोरा के पास अपनी सेना नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। अंडोरा दुनिया के उन बहुत कम देशों में से है जिनकी अपनी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। तो फिर इनकी रक्षा कौन करता है? देखिए, फॉर्मली इसकी जिम्मेदारी फ्रांस और स्पेन पर है, पर यह ज्यादातर एक सिंबॉलिक बात है, क्योंकि अंडोरा ने तो सदियों से शांति ही देखी है।
जरूरत पड़ने पर वो नागरिक स्वयं सेवकों की एक छोटी सी टुकड़ी बना सकते हैं, जिसे सॉमिटेंट कहते हैं, पर वो भी बहुत पारंपरिक सी चीज है। मतलब उन्हें सेना की जरूरत ही महसूस नहीं होती। काफी हद तक। और वो टैक्स हेवन वाली बात, क्या वो अब भी उतनी ही सच है? पहले तो अंडोरा कम टैक्स की वजह से टैक्स हेवन माना जाता था, ये सही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत बड़ा है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को लेकर। हाँ, ये तो हर जगह हुआ है। जी, तो इसके चलते अंडोरा ने अपने टैक्स सिस्टम में काफी बदलाव किए हैं। अब वहाँ कॉर्पोरेट टैक्स भी है, इनकम टैक्स भी है। हाँ, ये बात और है कि उनकी दरें अब भी कई यूरोपीय देशों से कम हैं। तो अब पूरी तरह टैक्स हेवन नहीं कह सकते। शायद अब कहना उतना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, फाइनेंशियल नजरिए से अभी भी काफी आकर्षक जगह है। और एक आखिरी बात थी, पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी। जब इकोनॉमी इतनी ज्यादा टूरिज्म पर निर्भर हो, तो ये कैसे मुमकिन है? ये एक और बड़ा चैलेंज है और बहुत जरूरी भी। अंडोरा की खूबसूरती ही उसका सबसे बड़ा एसेट है। इसलिए पर्यावरण को बचाना, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना, इस पर अब काफी जोर है। क्या कर रहे हैं इसके लिए? जैसे एनर्जी एफिशिएंसी पर ध्यान देना, वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर करना, जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। ये पक्का करना कि टूरिज्म पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, ये उनके भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। सही है, ये दिखाता है कि वो मॉडर्न चैलेंजेस को समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो अंडोरा पिरेनीज में बसा एक छोटा मगर बहुत ही अनोखा देश है। जी। शासन प्रणाली दुनिया में अकेली, 2 विदेशी सह राजकुमार, अर्थव्यवस्था का पहिया लगभग पूरी तरह टूरिज्म पर घूमता है। साल भर चलने वाला टूरिज्म, शॉपिंग और कुछ हद तक फाइनेंशियल सर्विसेज। सही। यहाँ जीवन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिसका सबूत है वो हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और हाँ, न अपनी सेना है, न ये ईयू का सदस्य है। बिल्कुल। और इस सारी जानकारी को अगर एक साथ रखकर देखें, तो एक सवाल मन में आता है, जिसमें शायद श्रोता भी सोच सकते हैं। हाँ, बताइए। वो ये कि भविष्य को देखते हुए अंडोरा अपनी इस बेहद अनोखी राजनीतिक स्थिति, ईयू से बाहर रहने का फैसला और टूरिज्म पर इतनी भारी निर्भरता के साथ अपनी स्वायत्तता और समृद्धि को आगे कैसे बनाए रखेगा? ये तो वाकई सोचने वाला सवाल है। खासकर तब जब ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल नियम, ये सब लगातार दबाव बना रहे हैं। क्या इसकी ये जो अभी की रणनीति है, मतलब कूटनीतिक बैलेंस और टूरिज्म पर फोकस, क्या ये लंबे समय तक चल पाएगी या इसे कुछ और बड़े बदलाव करने होंगे? बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ा है आपने आखिर में। अंडोरा भले ही छोटा सा देश हो, पर यह सच में साबित करता है कि साइज ही सब कुछ नहीं होता। जी। इतिहास, डिप्लोमेसी, प्रकृति और एक अपनी अलग पहचान, इन सब का ऐसा मेल इसे यूरोप का एक छिपा हुआ पर बेहद आकर्षक रत्न बनाता है। उम्मीद है इस बातचीत से इस छोटे से देश के बारे में कुछ नया जानने और सोचने को मिला होगा। उम्मीद तो यही है।